जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग चैप्टर 4 का अगला टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो हमारे पास है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसके अंदर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने एक कंटेनर ले लिया है और उसके अंदर हम लोगों ने 3 गैसेस ली हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने ले लिया P1, P2 एंड P3। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनका सम लेना है। ये गैसेस किस तरह की हैं, किस नेचर की हैं, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, यानी कि ये एक साथ इस कंटेनर में मौजूद हैं, लेकिन ये आपस में बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रही हैं। ठीक है, लेकिन ये होमोजीनियस फॉर्म में मौजूद है, एक दूसरे के साथ मिली जुली हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। उसके बाद जो सी इनमें से ईच गैस है वो इंटायर वॉल्यूम, यानी कि वो ज़रूरी नहीं सिर्फ यहाँ पे पड़ी है, मतलब ये मैंने स्पेसिफाई करने के लिए इस तरह से बनाया, वरना इस पूरे कंटेनर में वो जगह जगह पे फैली हुई है हर एक गैस। ठीक है, ये तीनों गैसेस हर जगह पे मौजूद है, इंटायर वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो गैसेस है हमारे पास, ये हमारे पास आइडियल गैसेस हैं और इनमें जो वॉल्यूम है और जो टेम्परेचर है वो हमने कांस्टेंट कंसीडर किया है। और अगर हम लोग इनका सम देखें तो वो हमारे पास आएगा PD इज़ इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3। ठीक हो गया, हम लोगों ने देख लिया कि ये हमारे पास नॉन रिएक्टिंग है, होमोजीनियस फॉर्म में है और इन्होंने इंटायर वॉल्यूम कवर किया हुआ है और ये हमारे पास आइडियल गैसेस हैं। इनके अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे जी हम लोगों ने इसकी इक्वेशन देख लेनी है। इक्वेशन में हम लोग अकॉर्डिंग टू गैस लॉ चलेंगे, जो हमारे पास PV इज इक्वल टू nRT आता है। और अगर हम लोगों ने इसमें P देखना हो तो वो हम लोग देखेंगे P इधर रह जाएगा और V उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, P इज इक्वल टू nRT डिवाइडेड बाई V आ जाएगा। और उसके बाद अब हम लोगों ने जिस तरह हमारे पास 3 तरह की गैसेस मौजूद थी वहाँ पर, तो हम लोगों ने इसलिए इसको P1, P2 एंड P3 कर लेना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास n जो है उसके ऊपर चेंजिंग आए कि P इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू N1 RT डिवाइडेड बाई V, और इसी तरह से ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब हम लोगों ने इनका सम ले लेना है। जब हम इनका सम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हम लोगों ने कॉमन निकाल लेना है। कॉमन में हमारे पास RT जो है वो हमारे पास कॉमन निकल आएगा, N1 N2 N3 जो है वो हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। और उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास ये जो है, अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास NT जो है वो आ जाएगा। NT इन सबका सम हो जाएगा, वो चाहे अब ये 3 गैसेस हों चाहे 5 गैसेस हों, हम लोगों ने NT कर लेना है। PD इज इक्वल टू NT RT डिवाइडेड बाई V। तो ये हमारे पास निकल आया डाल्टन्स लॉ। ठीक हो गया जी। आगे अब हम लोगों ने इसकी एप्लीकेशंस देखनी है। एप्लीकेशंस में हमारे पास पहली चीज़ आ जाती है कलेक्टिंग ऑफ गैस। यहाँ पे हमारे पास नज़र आ रहा है आप लोगों को कि ये हमारे पास एक बीकर है जिसको हम लोग हीट कर रहे हैं और ये इसके अंदर रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है जी, रिएक्शन मिक्सचर यहाँ से इस ट्यूब से होता हुआ यहाँ पे जा रहा है। और ये क्या है जी, हम लोगों ने पानी, यहाँ पे हमारे पास H2O यानी कि वाटर आ गया, थ्रू आउट ऑफ वाटर है। उसके अंदर हम लोगों ने ये बी है शेल्फ रखी हुई है ये वाली। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये गैस जार है जिसके अंदर यहाँ पे गैस कलेक्ट हो रही है। अब हो क्या रहा है, यहाँ से हम लोग हीट कर रहे हैं और यहाँ से जो गैस के वेपर्स बन रहे हैं वो इस ट्यूब से होते हुए यहाँ पे ये बबल्स आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं और यहाँ पे गैस कलेक्ट हो रही है। लेकिन ये वाली जो गैस है इसके अंदर जो वाटर के वेपर्स हैं वो भी इसके साथ कलेक्ट हो रहे हैं। तो अब हम लोग इस देखेंगे हम लोगों ने इसको किस तरह से करना है। यहाँ पे हमारे पास मॉइस्ट गैस आ रही है, ठीक है, मॉइस्ट वाली आ रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, ड्राई वाली और वाटर वेपर्स इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास मॉइस्ट निकल आएगी। तो हम लोगों को ड्राई गैस का चाहिए, तो हम लोगों ने ड्राई गैस के लिए क्या करना है, मॉइस्ट को और वाटर वेपर्स को दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो हमारे पास ड्राई गैस का निकल आएगा कि यहाँ पे हमारे पास जो ड्राई गैस कलेक्ट हो रही है बेसिकली उसका कितना प्रेशर है। ठीक हो गया। उसके बाद जी हम लोगों ने यहाँ पे अगली एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है इसकी ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग में हमारे पास ऑक्सीजन जो है हम इनहेल कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल कर रहे होते हैं। ये बेसिकली हो किस तरह से रहा होता है कि हमारी बॉडी में 116 जो है प्रेशर होता है और ऑक्सीजन का, और जो आउटसाइड है वो 159 होता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि जो गैसेस वगैरह होती हैं वो लो कंसनट्रेशन हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करते हैं, इस वजह से हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल कर रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम बाद में इसके अलावा इसमें चेक करते हैं, अगर हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जा रहे होते हैं यानी कि फॉर एग्जांपल किसी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं तो वहाँ का जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो काफ़ी लो हो जाता है, 70 mmHg हो जाता है जो कि काफ़ी लो है। और जो पायलट्स वगैरह होते हैं उनके जो कैबिन होते हैं उनके अंदर भी 50 mmHg प्रेशर मेंटेन किया जाता है। उसके बाद अब आगे हम चलते हैं, अगर हम स्कूबा ड्राइवर्स की बात करते हैं, स्कूबा ड्राइवर्स में क्या होता है कि वो एक सेल्फ कंटेन ब्रीदिंग अपरेटस जो है अपने साथ लेके चलते हैं। अगर हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो
प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो कम होता है। लेकिन अगर हम लोग नीचे समंदर की तरफ जाएं तो वहाँ पे 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर जाता है पार्शियल प्रेशर। और तो इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए 96% हीलियम गैस और जिसमें 4% ऑक्सीजन गैस होती है, ये हाईली कंप्रेस्ड गैस का यूज़ किया जाता है इन सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपरेटस में। ठीक है, तो ये स्कूबा ड्राइवर्स यूज़ करते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है एयर में वो 78% मौजूद है। इसके बाद जी हम ग्राहम्स लॉ की तरफ आ जाते हैं। ग्राहम्स लॉ की बात करते हैं। ग्राहम्स लॉ में हम लोगों ने प्रेशर और टेम्परेचर इनको कांस्टेंट रखना होता है। ये हमारे पास डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम रेट ऑफ डिफ्यूजन ले लेते हैं जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d अंडर रूट के। तो यहाँ पे हम लोग रेट ऑफ डिफ्यूजन को r से मेंशन कर देंगे और कांस्टेंट हटा के वहाँ पे k लिख देंगे। अब हमारे पास गैसेस एक तरह की नहीं होती, कितनी गैसेस होती हैं, हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं। ठीक है, कि हमारे पास 2 गैसेस हैं, तो उसके लिए R1 और R2 हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, ये 2 इक्वेशन बन गई। इन दोनों को जी हम लोगों ने डिवाइड कर देना है। जब हम लोगों ने इनको डिवाइड करना है तो जो k होगा वो k से कैंसिल हो जाएगा और उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं ये वहाँ पर चली दूसरी साइड पर मूव कर जाएंगी। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो 2 है ये हमारे पास ऊपर आएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। ये मिस्टेक हो गई थी, तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गई। अब अगर हम लोग यहाँ पे डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, m/v। और अगर हम लोग गैस लॉ देखें तो वो हमारे पास होता है P = nRT। ठीक है जी, तो V हमारे पास इधर रह गया और nRT/P आ गया। अब डेंसिटी का और इसका अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो ये हमारे पास D = Pm/nRT बन जाएगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास किस तरह से इक्वेशन क्रिएट होती है, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ v की जगह पे ये v की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास हम लोगों ने इसको रीअरेंज किया तो हमारे पास ये इक्वेशन क्रिएट हो गई। अगर फिर भी आपको इसकी समझ ना आए तो वो आपने मेरे से पूछ लेना है। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास इक्वेशन क्रिएट हो गई है। ठीक है जी, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास यहाँ पे देखिए n जो है वो हमारे पास M/M के होता है। ठीक है, तो अगर हम लोगों ने इसके अंदर कैपिटल M फाइंड करना है तो उसके लिए हम लोग इसको स्मॉल m/n कर देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग ये n की जगह पे हम लोग ये m को राइट डाउन कर सकते हैं। तो D = P/M/RT हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। हम लोगों के पास जिस तरह हम लोगों ने यहाँ पे किया था R1 R2 वैसे ही हम लोग यहाँ पे करेंगे D1 D2। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे m के साथ भी M1 M2 लिख दिया। तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये RT से कैंसिल हो जाएगा, P से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे M2 और M1 हमारे पास आ जाएगा। जो R1 और R2 जो हमारे पास M2 और M1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे पास 4th इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास NH3 है और ये HCl है। अब NH3 जो है ये हमारे पास एक लाइट वेट गैस होती है जो कि ज़्यादा तेज़ी से इस तरफ मूव कर रही है। हम लोगों ने एक ट्यूब में ये 2 तरफ कॉटन में लेके ये गैसेस ले ली हैं। ठीक है जी, और ये यहाँ पे इस तरह से मूव कर रही हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि ये वाली हल्की गैस है जो कि इस तरफ ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रही है, जबकि HCl जो है वो इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रही है। ठीक है, और ये हमारे पास इनका रिएक्शन आ जाता है NH3 + HCl = NH4HCl। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इस तरह से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन जो है हमारा वो भी हो गया। और हम लोगों ने यहाँ पे डाल्टन्स लॉ को भी पढ़ लिया। ठीक है, डाल्टन्स लॉ में हम लोगों ने क्या चीज़ रखी थी, हम लोगों ने टेम्परेचर और वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा था, जबकि हम लोगों ने ग्राहम्स लॉ में प्रेशर को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। ठीक है जी, उसके बाद अब जो फाइनल हमारा टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस का। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस में हम लोगों ने गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है। और गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर को लो कर देते हैं और प्रेशर को हाई कर देते हैं। ठीक है जी, तो हम लोगों ने टेम्परेचर को लो कर देना है और प्रेशर को हाई कर देना है। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर जो गैस है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, उसको कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। और जिस प्रेशर पर कन्वर्ट होती है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देख ली अपने पास कि कुछ नॉन पोलर गैसेस और पोलर गैसेस में
ऑक्सीजन और आर्गोन देख ली, उसके बाद हम लोगों ने वाटर के वेपर्स देख लिए और NH3 गैस देख ली, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर देख लिया। तो इस तरह से हमारे पास ये लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस की ये जनरल चीज़ जो थी ये भी हमारे पास क्लियर हो जाती है। इसमें किसी भी चीज़ में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आपने मेरे से पूछ लेना है। तो इसी तरह जो हमारा जितना भी रिमेनिंग सिलेबस था वो सारा हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो फर्दर जो है इंशाल्लाह ताला हम अपने टेस्ट वगैरह को लेकर चलेंगे। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।